हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका द फिबिल पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में जो है हम लास्ट 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स 2022 का पार्ट 1 कवर एक करने वाले हैं, जिसमें जो है हम 1000 प्लस स्टैटिक जीके इस सीरीज में कवर करेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे पार्ट्स रहने वाले हैं। इसके अंतर्गत जो है हम इंडिया लेवल के करंट अफेयर्स और वर्ल्ड करंट अफेयर्स दोनों कवर करेंगे 1000 स्टैटिक जीके के साथ। जैसा कि आपको पता है, आप भारत के अंतर्गत किसी भी वनडे एग्जाम में बैठ जाएं, उसमें जो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का रोल जो होता है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाएं, उसमें 15 से 20 नंबर का जो ओनली रोल होता है वो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का होता है। यदि आपने ये करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके वाला पार्ट्स कवर कर लिया अच्छे से, तो निश्चित ही आपके मार्क्स जो हैं वो काफ़ी बूस्ट कर जाएंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी एक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट एक करते हैं। आज का हमारा पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसको स्पेशली टिक कर लीजिएगा। आप भारत के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, यहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत ने जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 के 22वें संस्करण में टोटल जो है 61 मेडल जीते हैं, जिनमें से भारत ने जो है 22 गोल्ड मेडल और याद रखिएगा 16 सिल्वर मेडल और 23 टोटल जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और जो है 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो है टोटल 61 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 178 टोटल 178 मेडल के साथ जो है मेडल टेबल में जो है ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट रैंक पे है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा 176 मेडल के साथ जो है मेडल टेबल में इंग्लैंड जो है दूसरे स्थान पर है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि 92 मेडल के साथ जो है कनाडा जो है मेडल टेबल में थर्ड रैंक पर है, ये याद रखिएगा। और अपना इंडिया जो है मेडल टेबल में कौन से रैंक पर है? तो याद रखिएगा इंडिया जो है टोटल 61 मेडल के साथ जो है मेडल टेबल में 4th रैंक पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कॉमनवेल्थ गेम 2022। तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन जो है इंग्लैंड के एक शहर बर्मिंघम में किया गया है। और इसको जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 के इस संस्करण को जो है बर्मिंघम 2022 के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा याद रखिएगा कॉमनवेल्थ गेम 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये 22वां संस्करण आयोजित किया गया है। अगला याद रखिएगा कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया है? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर स्टेडियम में किया गया है कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन जो है कब से कब तक किया गया है? तो 28 जुलाई 2022 से लेकर जो है 8 अगस्त 2022 तक जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन किया गया है। अच्छा, यदि पूछा जाए कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभंकर क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभंकर क्या था? तो याद रखिएगा पेरी द बुल जो था कॉमनवेल्थ गेम 2022 का जो था ये शुभंकर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट याद रखिएगा, इतना जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला जो है आपको याद रखना है कि जो है पहली बार फर्स्ट जो है कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा पहली बार जो है कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 1930 में कहाँ किया गया था? तो हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो हैमिल्टन कनाडा में जो है पहली बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इससे पहले 2022 से पहले जो है 2018 का
21वें जो है कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। और इसमें जो है भारत ने टोटल 66 मेडल जीते थे और मेडल टेबल पर किस रैंक पर था? तो याद रखिएगा 3rd रैंक पर था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बाद। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2018 के 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे? तो 66 मेडल जीते थे। अगला आपको याद रखना है कि 2022 का जो है 22वां राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बर्मिंघम में किया गया है। कहाँ किया गया है? बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया है। और इसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो 61 मेडल टोटल जीते हैं, जिनमें से 22 जो है गोल्ड मेडल है और 16 सिल्वर मेडल है और नेक्स्ट याद रखिएगा 23 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि पूछा जाए क्वेश्चन में आपके कि 2026 का चूंकि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है 4 वर्षों में एक बार किया जाता है, 4 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। तो 2026 का जो है कॉमनवेल्थ गेम का जो है 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भी याद रखिएगा कि विक्टोरिया सिटी जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है यह 2026 के कॉमनवेल्थ गेम का 23वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। और इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक चीज़ याद रखना है कि भारत में एकमात्र बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कब किया गया था? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा कि 2010 में भारत में एकमात्र बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। और ये कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था राष्ट्रमंडल खेलों का? तो 19वां संस्करण आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन 2 से 3 प्रकार के यहाँ से पूछे जाते हैं कि भारत में एकमात्र बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? 2010 में। भारत में एकमात्र बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तो ये दिल्ली में किया गया था। और भारत में जब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था तब जो है भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे? तो 101 मेडल जीते थे। और मेडल टेबल में किस रैंक पर था? तो 2nd रैंक पर था। और ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें टॉप पे था 177 मेडल के साथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आपको क्या याद रखना है? अगला आपको याद रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इंडिया की क्या प्रेजेंस थी, इंडिया की क्या भूमिका थी? तो याद रखिएगा कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की तरफ से टोटल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 210 खिलाड़ियों ने जो है पार्टिसिपेट किया था कॉमनवेल्थ 2022 के इस 22वें संस्करण में। 210 खिलाड़ियों में से 106 जो थे ये पुरुष खिलाड़ी थे। और अगला आपको याद रखना है 104 थे ये जो थी महिला खिलाड़ी थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो है भारत के कितने खिलाड़ियों ने मतलब कितने खेलों में भाग लिया था? तो भारत के खिलाड़ियों ने जो है टोटल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 16 खेलों में पार्टिसिपेट किया था। कितने खेलों में? 16 खेलों में पार्टिसिपेट किया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्या चीज़ याद रखना है? अगला आपको याद रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 के प्रारंभिक जो है प्रारंभिक समारोह में भारत के ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन थे? भारत के ध्वजवाहक एक खिलाड़ी कौन थे? तो ये आपको याद रखना है कि 2 ध्वजवाहक खिलाड़ी थे भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम 2022 के जो है ओपनिंग सेरेमनी में। एक थे मनप्रीत सिंह क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। और दूसरे थे याद रखिएगा PV सिंधु पुफरला वेंकट सिंधु। और ये किस खेल से संबंध है? तो याद रखिएगा बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड मेडल भी जीता है। तो याद रखिएगा कॉमनवेल्थ गेम 2022 के जो है ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन थे? तो मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के लिए खेलते हैं और दूसरे थे PV सिंधु जो कि बैडमिंटन के लिए खेलते हैं। इतना जल्दी से नोट डाउन करिए। फिर अगला चीज आपको याद रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 के जो है क्लोजिंग सेरेमनी में
सेरेमनी में जो है समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन थे? तो पहला तो आपको याद रखना है निकहत जारीन, निकहत जारीन, या ये आपको याद रखना है, ये एक मुक्केबाज हैं, मुक्केबाज हैं, याद रखेगा। और इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और अगला दूसरा याद रखेगा, दूसरा याद रखेगा फरत याद रखेगा, कमल, ये आपको याद रखना है। और ये क्या है? टेबल टेनिस के लिए खेलते हैं। किसके खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस के एक खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस के। अगला आपको याद रखना है कि निकहत जारीन जो है मुक्केबाज है, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा। और फरत कमल जो है इन्होंने टेबल टेनिस में भी जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो याद रखिएगा 2022 में जो है क्लोजिंग सेरेमनी में निकहत जारीन जो कि मुक्केबाज है और फरत कमल जो थे क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक एक खिलाड़ी थे। अगला आपको याद रखना है कि भारत ने पहली बार जो है कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेलों में कब पार्टिसिपेट किया था? तो 1934, जो कि यह कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित किया गया था? तो लंदन में आयोजित किया गया था। तो भारत ने 1934 में पहली बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। और यदि ऐसा पूछा जाए कि भारत ने जो है पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब जो है मेडल जीता था, तो याद रखिएगा 1934 के लंदन कॉमनवेल्थ गेम में जो है याद रखिएगा राशिद अनवर ने जो है भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार जो है पदक जीता था। और इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद रखिएगा। ये किस खेल से संबंधित थे? तो याद रखिएगा ये कौन थे? तो याद रखिएगा रेफलर थे, कौन? राशिद अनवर। नेक्स्ट याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम में जो है भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल कब जीता था, तो कॉमनवेल्थ गेम में जो है भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जो है 1958 के बेल्फ इंग्लैंड में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में जो है भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। और पहली बार गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो ये मिल्खा सिंह ने जीता था। कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए पहली बार गोल्ड मेडल, ये एक एथलीट है, कौन? मिल्खा सिंह, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो ये याद रखिएगा लीलाराम ने जीता था। ये एक रेफलर है और इन्होंने 1958 के कॉमनवेल्थ गेम में ही जो है भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल जीता था। और यदि ऐसा पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल किसने जीता था, तो ये 1958 के ही कॉमनवेल्थ गेम में जो है भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जो है लक्ष्मीकांत पांडे ने जीता था। कब जीता था? 1958 के बेल्फ कॉमनवेल्थ गेम्स में। और ये क्या है? एक रेफलर है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? अगला आपको याद रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 के 22वें संस्करण में भारत के लिए जो है पहला मेडल किसने जीता? तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो है भारत के लिए फर्स्ट मेडल किसने जीता? तो याद रखिएगा सांकेत फरगर ने जीता। कितने किलोग्राम भार वर्ग में? तो याद रखिएगा 55 केजी भार वर्ग में। किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा भारोत्तोलक खिलाड़ी है, मतलब वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ये याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए कॉमनवेल्थ गेम 2022 के 22वें संस्करण में भारत के लिए फर्स्ट मेडल किसने जीता, तो सांकेत फरगर ने जीता। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांकेत फरगर किस खेल से संबंधित है, तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। कितने किलोग्राम भार वर्ग में जीता? तो 55 किलोग्राम भार वर्ग में जीता। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता? तो सिल्वर मेडल जीता। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 के 22वें संस्करण में जो है भारत के लिए पहला फर्स्ट गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता? तो याद रखिएगा फाइखोम मीराबाई
चानू। तो याद रखिएगा फाइखोम मीराबाई चानू ने जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 के 22वें संस्करण में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। यदि भारत के लिए पहला मेडल पूछा जाए तो संकेत फरगर आपको टिक करना है, और यदि पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, तो ये फाइखोम मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में। और ये भी एक क्या है, तो वेट लिफ्टर है। कौन है, तो वेट लिफ्टर है। ये भी आपको जो है याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 के 22वें संस्करण में भारत के लिए पहला जो है ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, तो ये आपको याद रखना है गुरु राजा पुजारी ने जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और किस खेल से संबंधित है, तो ये भी एक वेट लिफ्टर है। कौन है, वेट लिफ्टर है। ये भी आपको याद रखना है। 61 किलोग्राम भार वर्ग के 61 किलोग्राम भार वर्ग के वेट लिफ्टर हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है, तो फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के 22वें संस्करण में जो है भारत के लिए पहला मेडल सांकेत फरकर क्या जीता, इन्होंने सिल्वर मेडल। किस खेल से संबंधित है, तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है, 55 किलोग्राम भार वर्ग में। और भारत के लिए जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहला गोल्ड मेडल फाइखोम मीराबाई चानू, कितने किलोग्राम भार वर्ग में, 49 किलोग्राम भार वर्ग में। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता, तो गुरु राजा पुजारी, ये भी वेट लिफ्टर है, 61 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता है। अगला आपको याद रखना है, अगला आपको क्या याद रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2022 के 22वें संस्करण में भाग लेने वाली जो है सबसे कम उम्र की जो है भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, तो याद रखिएगा अनाहत सिंह। किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिए स्क्वैश से संबंधित है। 14 वर्ष की मात्र है। तो याद रखिएगा कॉमनवेल्थ गेम 2022 के 22वें संस्करण में जो है सबसे कम उम्र की जो है भारतीय खिलाड़ी कौन थी, तो याद रखिएगा ये अनाहत सिंह थी, और स्क्वैश से संबंधित है। 14 वर्षीय जो है ये खिलाड़ी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यदि वहीं पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 के 22वें संस्करण में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले सबसे अधिक उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, तो याद रखिएगा सुनील बहादुर लॉन बॉल्स के लिए खेलते हैं। और इन्होंने 45 साल की एज में जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भाग लिया, और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज जो है ये खिलाड़ी बने हैं। अगला आपको क्या याद रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जो है भारत ने पहली बार जो है लॉन बॉल्स खेल में गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिएगा महिला टीम ने जो है गोल्ड मेडल जिताया है भारत को। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहली बार इस खेल में जो है भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। और भारत की तरफ से किसने गोल्ड मेडल जिताया है, तो 4 महिला खिलाड़ी थी। कौन कौन सी थी, और इनका नाम पूछा जा सकता है। इन महिलाओं का नाम दे देगा खिलाड़ियों का, और इनसे पूछा जाएगा कि ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो पहला नाम याद रखिएगा लवली चौबे। दूसरा नाम आपको याद रखना है रूपा रानी। तीसरा आपको याद रखना है पिंकी सिंह। अगला आपको याद रखना है नयन मोनी फोकिया। ये याद रखिएगा। ये चारों खिलाड़ी जो हैं किस खेल से संबंधित, तो लॉन बॉल्स से संबंधित है। और इन चारों ने ही जो है दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर जो है राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत को पहली बार जो है गोल्ड मेडल दिलाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशली इसको जो है टिक कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि भारत ने जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे ज़्यादा मेडल किस खेल में जीते हैं, तो याद रखिएगा रेसलिंग में जीते हैं। किस में जीते हैं, रेसलिंग में जीते हैं। भारत ने सबसे ज़्यादा जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मेडल कितने जीते हैं रेसलिंग में, 12 मेडल जीते हैं, जिनमें से 1 गोल्ड मेडल है, 6 सिल्वर मेडल है,
और 5 जो है ब्रॉन्ज मेडल है, सॉरी 6 जो है आपका गोल्ड मेडल, 6 गोल्ड मेडल है, 1 जो है सिल्वर मेडल और 5 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। कुश्ती में भारत ने जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सर्वाधिक मेडल जीते हैं। अब मैं कुछ खिलाड़ियों के नाम बता देता हूं और उनसे संबंधित जो है क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक ना। तो पहला नाम याद रखिएगा फाइखोम मीराबाई चानू। पहला नाम क्या याद रखिएगा? फाइखोम मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। ये किस खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टर है। कौन है? वेट लिफ्टर है, ठीक है ना। भारोत्तोलन खिलाड़ी है और कितने किलोग्राम भार वर्ग के लिए खेलते हैं? 49 kg में। इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में, ठीक है ना। अगला नाम याद रखिएगा, अगला आपको नाम याद रखना है किसका? सांकेत फरगर का। सांकेत फरगर 55 किलोग्राम भार वर्ग में। कौन है? वेट लिफ्टर। डब्लू बना दो तो समझ लो भारोत्तोलन खिलाड़ी है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा जेरमी लाल रिनुंगा, जेरमी लाल निरुंगा, ये भी वेट लिफ्टर है और कितने किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं? तो याद रखिएगा 65 किलोग्राम भार वर्ग में। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है ना। जिनका जिनका मैं नाम लिख रहा हूँ वो सारे ने जो है गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा अचिंता फूली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन इनसे कैसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो 73 किलोग्राम भार वर्ग में ये भी एक वेट लिफ्टर है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? संकेत फरगर किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। जेरमी लाल रिनुंगा किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। अचिंता फूली किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से। अचिंता फूली कितने किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं? 73 जो है kg भार वर्ग में, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा कुछ रेफलर जो है उनके नाम आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। कुश्ती के खिलाड़ी कौन कौन से हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड मेडल जीता? पहला नाम आ जाता है बजरंग पूनिया का। बजरंग पूनिया कितने किलोग्राम भार वर्ग में? 65 किलोग्राम भार वर्ग में। अगला याद रखिएगा साक्षी मलिक का। साक्षी मलिक ने जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 के 22वें संस्करण में 62 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। ये याद रखिएगा कुश्ती के सारे प्लेयर है ना, कुश्ती रेफलर है, कुश्ती मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा दीपक पुनिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 86 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा रवि कुमार दहिया, ठीक है ना। इन्होंने जो है 57 किलोग्राम भार वर्ग में जो है 57 किलोग्राम भार वर्ग में जो है भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। अगला आपको याद रखना है नवीन मलिक, इन्होंने जो है 74 किलोग्राम भार वर्ग में जो है भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। अगला याद रखिएगा विनेश फोगाट जो है इन्होंने जो है 74 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए कुश्ती में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आपको याद रखना है, ये सारे जो प्लेयर हैं ये किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला आपको याद रखना है, अगला क्या है आपको याद रखना है? तो याद रखिएगा भवीना पटेल से याद रखिएगा, ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, टेनिस की प्लेयर, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। अगला याद रखिएगा फरत कमल, ये भी टेबल टेनिस के प्लेयर हैं और इन्होंने भी क्या जीता है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड मेडल जीता। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अगला याद रखिएगा एल्डोफ पाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इन्होंने एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल जीता है। एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जो है किसे ट्रिपल जंप से संबंधित है, 17.03 जो है मीटर जो है जंप करके ट्रिपल जंप हुआ कह सकते हैं। एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहला जो है गोल्ड मेडल भारत के लिए किसने जीता है? तो एल्डोफ पॉल ने जीता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना पीबी सिंधु याद रखिएगा और लक्ष्य सेन याद रखिएगा, चिराग शेट्टी, ये तीनों जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 के 22वें संस्करण में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल। और किस खेल से संबंधित तीनों? तो बैडमिंटन से संबंधित, बैडमिंटन। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम का ये पूरा विश्लेषण है और यहाँ से जो है आपके 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्पेशली टिक कर लीजिएगा दोस्तों और आपको नोट डाउन भी एक कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, ये मेरी इंस्टा आईडी है
किफन GF9 आप उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं और आप जो है इसमें मेरे को डायरेक्ट DM कर सकते हैं ताकि मैं जो है उसका प्रॉपर सॉल्यूशन दे पाऊँ, ठीक है ना। ये मेरी इंस्टा ID है, यहाँ पर आप जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और फाइनली दोस्तों द सिविल पॉइंट ने अपना अब तक का सबसे बड़ा जो है महाबचत ऑफर लॉन्च कर दिया है। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2022 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स डे स्पेशल ऑफर है, जिसमें आपको 80% का जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है ओनली 999 में। ओनली 999 में जो है आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स के वीडियो लेक्चर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के विथ टेस्ट सीरीज नोट्स और ई बुक के साथ जो है आपको कंप्लीट यह क्रैश कोर्स मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के लिए जो है ओनली 999 में जो है द सिविल पॉइंट की ओर से प्रोवाइड कराया जा रहा है। करना क्या है आपको कि प्ले स्टोर पर जाना है और आपको वहां से जो है द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लेना है और इस कोर्स को जो है आपको बाय कर लेना है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये हमारा जो नंबर दिया गया है 9340888429 इस पर जो है आपको कॉल कर लेना है। और ये जो 999 प्राइस है ओनली फर्स्ट जो है 200 स्टूडेंट के लिए है, फिर ये जो है प्राइस हाई हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरा जो हमारा धमाकेदार ऑफर है वो है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2022 की टेस्ट सीरीज। जो भी स्टूडेंट जो है टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, कमज़ोर टॉपिक पर जो है पकड़ बनाना चाहते हैं, तो वो हमारी जो है टेस्ट सीरीज जो है ले सकते हैं। बाय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, द सिविल पॉइंट ऐप पे जाना पड़ेगा, सेम टू सेम वही आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और जो है द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर जो है आपको 32 जो है टेस्ट मिलेंगे जो कि सब्जेक्टिव 22 हैं और दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है। तो आप जो है ये टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य में जो है भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो अंतरिक्ष वेधशाला होगी, भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला, ये पृथ्वी की परिक्रमा करेगी, पृथ्वी की परिक्रमा करेगी। और यदि अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ आती है, कोई भी एक्टिविटी होती है, तो वह जो है 10 सेंटीमीटर तक की 10 सेंटीमीटर वस्तु को जो है यह ट्रैक कर सकती है अंतरिक्ष वेधशाला, जो कि भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला होगी। और ये कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थापित की जाएगी। उत्तराखंड राज्य में स्थापित की जाएगी। तो उत्तराखंड राज्य का इंडिया के मैप पे कहाँ पास लोकेशन है, तो ये है उत्तराखंड का मैप है। इसकी उत्तरी सीमा जो लगती है, याद रखिएगा तिब्बत के साथ लगती है। और इसकी जो है याद रखिएगा पूर्वी सीमा नेपाल के साथ लगती है उत्तराखंड की। और इसकी जो है दक्षिणी सीमा किसके साथ लगती है, तो उत्तर प्रदेश के साथ। और इसकी पश्चिमी सीमा जो है हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। और इसकी जो नॉर्थ कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा जो है हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। बात करें उत्तराखंड का DLR नंबर क्या है, तो याद रखिएगा 130503 यहाँ का DLR नंबर है। मतलब जो है उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट है, 5 लोकसभा की सीटें, 3 राज्यसभा की सीटें। और उत्तराखंड में जो है विधानसभा की सीटें कितनी है, तो याद रखिएगा 70 यहाँ विधानसभा की सीटें। उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं। कितनी राजधानियाँ, 2 राजधानी। यहाँ की जो शीतकालीन राजधानी है वो क्या है, तो याद रखिएगा देहरादून यहाँ की शीतकालीन राजधानी है। और यहाँ की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है गैरसैंण। याद रखिएगा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया और हाल ही में जो है ये राजधानी बनाई गई है। तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, तो गैरसैंण है, याद रखिएगा। अगला आपको याद रखना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है पुष्कर सिंह धामी जो है हाल ही में उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा जनरल गुरमीत सिंह जो है यहाँ के कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ के गवर्नर हैं। इतना जल्दी से नोट डाउन करिए। फिर अगला आपको याद रखना है उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और काफ़ी बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पहला पूछा जाता है कि भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। और पहले यह हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था।
हेली नेशनल पार्क के रूप में। फिर अगला आपको याद रखना है कि भारत के किस नेशनल पार्क में पहली बार जो है 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था, तो ये भारत के हेली नेशनल पार्क मतलब कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही जो है भारत में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। किस नेशनल पार्क में? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है, बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर किस नेशनल पार्क में बनाया गया था, तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही बनाया गया था। और हाल ही में इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखना है, अगला आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला आपको याद रखना है फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है ये भी उत्तराखंड में स्थित है। अगला है आपको याद रखना है नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। अगला आपको याद रखना है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है गंगोत्री नेशनल पार्क, ये जो सारे नेशनल पार्क हैं कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। अगला याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य के करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगला आपको याद रखना है, पहला क्या याद रखना है कि भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला उत्तराखंड राज्य में स्थापित की जाएगी, ठीक है ना। और दूसरा आपको याद रखना है कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो है मुख्यमंत्री उदीयमान जो है उन्नयन खिलाड़ी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। अगला आपको याद रखना है कि भारत का पहला जो है मिरर टेलीस्कोप की स्थापना कहाँ की गई है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड के देवस्थल पहाड़ी पर की गई है। अगला आपको याद रखना है कि जो है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो है ड्रोन का प्रयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये याद रखिएगा उत्तराखंड ही है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि प्राथमिक स्तर पर जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये उत्तराखंड ही है, याद रखिएगा। और यदि ऐसा पूछे आधिकारिक तौर पर जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला जो है पहला भारतीय राज्य, तो ये कर्नाटक है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और प्राथमिक स्तर पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य ये कौन सा है, तो ये उत्तराखंड है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और हाल ही में उत्तराखंड राज्य का जो है एम्बेसडर अक्षय कुमार को और यहाँ के खेल युवाओं को जो है प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ का जो है खेल के लिए एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ बनाया गया है, तो ये उत्तराखंड में ही बनाया गया है, ठीक है ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला उदार शक्ति नामक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह हाल ही में भारत और मलेशिया की सेना के बीच मलेशिया में जो है उदार शक्ति नामक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। और इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो पहला संस्करण आयोजित किया गया है। और ये जो है किन सेनाओं का जो है एक्सरसाइज है, तो याद रखिएगा भारतीय वायुसेना और मलेशिया की वायुसेना के बीच यह जो है एक्सरसाइज आयोजित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला एक्सरसाइज है, उदार शक्ति एक्सरसाइज भारत और मलेशिया की वायुसेना के बीच आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया? मलेशिया में आयोजित किया गया है। अगला आपको याद रखना है मलेशिया से याद रखिएगा कि मलेशिया और भारत के बीच में और कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती हैं, तो याद रखिएगा हरिमाऊ एक्सरसाइज भारत और मलेशिया की सेना के बीच आयोजित किया जाता है। और अगला याद रखिएगा उदार शक्ति एक्सरसाइज ये जो है भारत और मलेशिया के बीच दोनों एक्सरसाइज आयोजित की जाती हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, और यहाँ जो है रिंगिट करेंसी चलती है। और मलेशिया के जो है प्रधानमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा इस्माइल याकूब जो हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि भारत और रशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है, तो इंदिरा एक्सरसाइज और एबिया इंदिरा एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है भारत और रशिया की सेना के बीच। भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच जो है बोंगो सागर
बोंगो फागर एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। और याद रखिएगा फम्प्रीति एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। फम्प्रीति एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। और यदि पूछा जाए भारत और श्रीलंका की सेना के बीच कौन सी एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है, तो पहला याद रखिएगा फ्लीनेक्स एक्सरसाइज, फ्लीनेक्स एक्सरसाइज, और एक याद रखिएगा सूर्य किरण एक्सरसाइज, सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका की सेना के बीच आयोजित किया जाता है। अगला याद रखिएगा भारत और म्यांमार की सेना के बीच जो है इम्बेक्स एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है। इम्बेक्स एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है। अगला आपको क्या याद रखना है, अगला आपको याद रखना है भारत और चीन के बीच जो है, भारत और चीन के बीच जो है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और भारत और जापान के बीच जो है, भारत और जापान के बीच जो है धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बिना शुक्राणु के जो है दुनिया का पहला कृत्रिम जो है भ्रूण बनाया है, तो इसका जो राइट आंसर देगा इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने जो है वर्ल्ड का जो है फर्स्ट जो है सिंथेटिक एम्ब्रियो बनाया है। और ये जो है इजराइल के वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये कृत्रिम भ्रूण क्या है, तो अब बिना कोख के ही जो है बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। और ये कारनामा कर दिखाया है इजराइल के वैज्ञानिकों ने। ये जो है इसमें जो है स्टेम सेल की सहायता से जो है इसको बनाया गया है कृत्रिम भ्रूण। और इसमें जो है बच्चे पैदा करने के लिए ना तो स्पर्म की जरूरत पड़ेगी, ना तो एग की जरूरत पड़ेगी, इस जो है वर्ल्ड के फर्स्ट जो है सिंथेटिक एम्ब्रियो के माध्यम से जो है बच्चे को पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, इसका जो है प्रैक्टिकल भी कर लिया है इजराइल के वैज्ञानिकों ने। इसमें जो है एक चूहे का प्रैक्टिकल किया गया है और चूहा के जो है कृत्रिम भ्रूण को विकसित किया जा रहा है, जिसमें इसका दिल धड़कना भी स्टार्ट हो गया है। और साथ ही साथ जो है इसका दिमाग भी विकसित होना शुरू हो गया है और इसकी पूंछ भी आने शुरू हो गई है। तो ये कारनामा में जो है इजराइल के वैज्ञानिकों ने जो है अपनी उपलब्धि पाली है। तो इजराइल के वैज्ञानिकों के द्वारा जो है बिना शुक्राणु के जो है दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण जो है बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इजराइल की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा जेरूसलम जो है यहाँ की राजधानी है। यायार लैपिड जो है हाल ही में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसाक हारजोग जो है यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। और इजराइल की जो याद रखिएगा करेंसी क्या है, तो याद रखिएगा न्यू शेकेल यहाँ करेंसी चलती है। और अगला आपको याद रखना है कि इजराइल की जो है मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो हिब्रू यहाँ की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो है 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदय उमेश ललित को जो है भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनके नाम की सिफारिश जो है भारत के 48वें जो चीफ जस्टिस थे NV रमन्ना जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जस्टिस यू ललित, जस्टिस उदय उमेश ललित जो है ये भारत के 49वें जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इन्होंने जो है 27 अगस्त 2022 को भारत के जो है 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और ये जो है 74 दिनों के लिए इन्हें जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि FM फिक्री के बाद जो है सीधे वकील से जो है मुख्य न्यायाधीश बनने वाले दूसरे जो है मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं उदय उमेश ललित। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला आपको याद रखना है कि उदय उमेश ललित को शपथ किसके द्वारा दिलाई गई है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है। तो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है, याद रखेगा। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अपना जो है याद कह सकते हैं कि इस्तीफा किसको देते हैं मुख्य न्यायाधीश, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो ये भारत के राष्ट्रपति को ही देते हैं। अगला आपको याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे,
पहले मुख्य न्यायाधीश, तो ये थे, याद रखिएगा, जस्टिस हीरालाल जे कानिया जो थे भारत के पहले जो है स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। अगला आपको याद रखना है कि भारत के सबसे लंबे समय तक, भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखिएगा वाई वी चंद्रचूड़ जो थे भारत के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। और भारत के सबसे छोटे कार्यकाल के लिए जो है मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति कौन है, तो याद रखिएगा कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह जो थे मात्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 17 दिनों तक इन्होंने कार्य किया और भारत के सबसे कम समय तक रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं कमल नारायण सिंह। भारत के जो है सुप्रीम कोर्ट के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये याद रखिएगा। और भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो याद रखिएगा फातिमा बीबी। मैं मुख्य न्यायाधीश नहीं बोल रहा हूँ, मैं महिला न्यायाधीश की बात कर रहा हूँ। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी थी। और ये कहाँ से थी, तो याद रखिएगा केरल से थी। कहाँ से थी? केरल से थी। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है 20 अगस्त को जो है हर वर्ष राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर जो है सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इस वर्ष जो है 2022 में राजीव गांधी जी की 78वीं जयंती मनाई गई है। राजीव गांधी से याद रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 20 अगस्त 1944 को जो है इनका जन्म हुआ था। राजीव गांधी कौन थे, तो याद रखिएगा राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर ही सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ये भारत के जो थे 6वें प्राइम मिनिस्टर थे। 1984 से 1989 के बीच ये भारत के 6वें प्राइम मिनिस्टर थे, ये याद रखिएगा। और इन्हें मरणोपरांत 1991 में जो है भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये भारत के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर थे, युवा प्राइम मिनिस्टर हैं भी। याद रखिएगा कि भारत के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो याद रखिएगा राजीव गांधी जी हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब ये जो है अगस्त माह का इंपॉर्टेंट डेज है। तो अगस्त माह में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज बनाए जा चुके हैं, याद रखिएगा कि 1 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, ये भी आपको याद रखना है। अगला याद रखना है 4 अगस्त को मनाया गया है अमेरिकी तटरक्षक दिवस। अगला आपको याद रखना है कौन सा डे, तो याद रखिएगा 6 अगस्त को मनाया गया है हिरोशिमा दिवस। अगला आपको याद रखना है 7 अगस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है, तो याद रखिएगा ये 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और जो है याद रखिएगा एक राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेट जो हैं कब मनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट डेट जो हैं 7 अगस्त को मनाए जाते हैं। अगला आपको याद रखना है 9 अगस्त को 2 इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं, याद रखिएगा विश्व आदिवासी दिवस। और अगला आपको याद रखना है नागा फाकी दिवस, ठीक है ना। अगला जो आता है हमारा वो आता है 12 अगस्त को 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला याद रखिएगा विश्व हाथी दिवस। और अगला याद रखिएगा विश्व संस्कृत दिवस। ये जो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं ये कब मनाए गए हैं, 12 अगस्त को मनाए गए हैं। अगला आपको याद रखना है 13 अगस्त को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है, विश्व अंगदान दिवस। ये कब मनाया गया है, तो 13 अगस्त को मनाया गया है। अगला कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है, तो याद रखिएगा 19 अगस्त को मनाया गया है विश्व फोटोग्राफी दिवस। अगला आपको याद रखना है 19 अगस्त को ही मनाया गया है विश्व मानवतावादी दिवस, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है 21 अगस्त को जो है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया है। अगला आपको याद रखना है कौन सा, तो याद रखिएगा 26 अगस्त को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया गया है, तो याद रखना है आपको 26 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय डॉग
अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस और महिला समानता दिवस मनाया गया है। महिला समानता दिवस मनाया गया है, याद रखिएगा। 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इतने इंपॉर्टेंट डेज आपको अगस्त माह से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इसको कट कर लीजिएगा और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कार्लोस फ्रेंच। कार्लोस फ्रेंच ने जो है हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है मैक्स वर्स्टप्पन। मैक्स वर्स्टप्पन फिर याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। मैक्स वर्स्टप्पन ने जो है मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है और मैक्स वर्स्टप्पन ने ही जो है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब इन्होंने जीता है और मैक्स वर्स्टप्पन ने ही जो है कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है और इन्होंने जो है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। अगला आपको याद रखना है एमेलिया जो है ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जो है मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। अगला याद रखिएगा बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। अगला याद रखिएगा हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। रेड बुल के हैं, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2022, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 और कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022, एमेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2022। ये सारे ग्रैंड प्रिक्स 2022 की खिताब जो है मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चार्ल्स लेक्लर से याद रखिएगा बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 और याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन जो है ग्रैंड प्रिक्स 2022 और अगला आपको याद रखना है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो याद रखिएगा ये 3 ग्रैंड प्रिक्स जो हैं बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022, ये तीनों जो है ग्रैंड प्रिक्स के खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। और अगला आपको याद रखना है फर्जियो पेरोज, याद रखिएगा मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हाल ही में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपनी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जो है युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, ग्रामीण युवाओं को जो है प्रोत्साहित करने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो भी कर्नाटक राज्य के युवा हैं ग्रामीण स्तर पर, उनको जो है प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा और जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए जो है उन्हें 10 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक ग्रुप को जो है 1.5 लाख रुपए का वित्तीय सहायता दिया जाएगा कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। और कर्नाटक राज्य सरकार ने अपनी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना की शुरुआत की है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक जो है ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कर्नाटक इंडिया के मैप पे यहाँ पर स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा जो लगती है महाराष्ट्र के साथ लगती है और इसकी जो है याद रखिएगा पूर्वी सीमा जो लगती है ये आंध्र प्रदेश के साथ और इसकी जो है नॉर्थ ईस्ट वाली जो सीमा लगती है ये लगती है तेलंगाना के साथ। अगला याद रखिएगा आपको कि इसकी पश्चिमी सीमा जो लगती है वो अरेबियन सी के साथ लगती है और इसकी दक्षिणी सीमा जो है तमिलनाडु और केरल के साथ लगती है। अगला आपको याद रखना है कि कर्नाटक का DLR नंबर क्या है। तो कर्नाटक का जो है DLR नंबर 312812 है। 31 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 28 लोकसभा की सीटें, 12 राज्यसभा की सीटें। यहाँ जो है यहाँ का विधानमंडल 2 सदनी है, मतलब यहाँ विधानसभा की भी सीट है और विधान परिषद की भी सीट है। कर्नाटक में विधानसभा की बात करें तो यहाँ जो है विधानसभा की सीटें कितनी हैं तो 224 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और विधान परिषद की सीटें यहाँ कितनी हैं तो 75 हैं। याद रखिएगा भारत में जो टोटल राज्य हैं विधान परिषद वाले वो 6 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं विधान परिषद वाले 6 राज्य भारत में? तो याद रखिएगा एक तो है आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा जो है तेलंगाना, चौथा है महाराष्ट्र, पांचवा जो है कर्नाटक,
कर्नाटक, और छठा जो है उत्तर प्रदेश। ये 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। विधान परिषद किसे बोलते हैं तो याद रखिएगा, जिस प्रकार हमारे केंद्र स्तर पर उच्च सदन को राज्यसभा बोलते हैं, उच्च सदन को राज्यसभा बोलते हैं और निचले सदन को लोकसभा बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है राज्य स्तर पर, ठीक उसी प्रकार जो है राज्य स्तर पर राज्यों के उच्च सदन को जो है विधान परिषद कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं, और राज्यों के निम्न स्तर को कहते हैं विधानसभा। निचले सदन को कहते हैं, निचले सदन को क्या कहते हैं, विधानसभा। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो है 30 वर्ष आयु होनी चाहिए और इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष एज होती है मिनिमम, और इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के जो है राज्यपाल थावरचंद गहलोत है, थावरचंद गहलोत हैं। और यहाँ की राजधानी क्या है, तो बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है। इसे जो है स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसरो का हेडक्वार्टर यहीं स्थित है। कर्नाटक को मलय का देश भी कहा जाता है, मलय का देश, मलय का देश भी कहा जाता है किसको, कर्नाटक को। अगला आपको याद रखना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये कर्नाटक है, याद रखिएगा। हाल ही में जो है सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य ये कर्नाटक ही है, याद रखिएगा। यक्षगान जो नृत्य है वो किस राज्य का नृत्य है, तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य का ही नृत्य है। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में ही स्थित है। अलमट्टी बांध जो है, अलमट्टी बांध भी कह सकते हैं, अलमट्टी बांध जो है ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है, अगला क्या याद रखना है कि अम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं, तो ये कर्नाटक राज्य में ही स्थित हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में जो है 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। 26 जुलाई 1999 को ही जो कारगिल युद्ध हुआ था वो भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच हुआ था, और पाकिस्तान पर भारतीय सेना के विजय के अवसर पर जो है इसको जो है जश्न मनाने के लिए 26 जुलाई को हर वर्ष जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में इसी दिवस के अवसर पर जो है भारतीय सेना के द्वारा एक जो है कारगिल में द्रास पॉइंट एक हिल है, द्रास पॉइंट 5140 के नाम से इसे जाना जाता है, और हाल ही में इसका नाम जो है बदल करके गन हिल्स कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, गन हिल्स कर दिया गया है। जो कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की ओर से गनर्स थे ना, उनको सम्मानित करने के लिए ही जो है कारगिल के इस द्रास पॉइंट 5140 का नाम बदल करके जो है ये कर दिया गया है गन हिल्स, ठीक है ना, गन हिल्स। ये क्यों किया गया है, क्योंकि ये द्रास पॉइंट जो था ना 5140 ये कारगिल युद्ध में इंपॉर्टेंट मेजर जो है रोल अदा कर रहा था, क्योंकि ये जो पॉइंट है द्रास पॉइंट, ये हिल्स जो है ये काफ़ी ऊंचे स्तर पर था, और कारगिल युद्ध के समय ये किसके कब्जे में था, पाकिस्तान की सेना के कब्जे में था। तो क्या था कि उस समय जो थे विक्रम बत्रा जिन पर जो है फेरफा मूवी बनाई गई है, ये नेतृत्व कर रहे थे। तो इनका जो मेन उद्देश्य था कि इस द्रास पॉइंट पर कब्जा करना। इन्होंने जो है पाकिस्तानी सेना पर जो है इन्होंने गोलीबारी की, और फाइनली जो है 12 घंटों के बाद इन्होंने जो है भारतीय सेना के द्वारा द्रास पॉइंट पर कब्जा कर लिया गया, जिससे जो है कारगिल युद्ध को जीतने में भारतीय सेना को मदद मिली। और याद रखिएगा इसी को सम्मानित करने के लिए इसका जो है नाम बदलकर गन हिल्स कर दिया गया है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया, 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली पुलिस के अगले पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर देगा
1988 बैच के आईपीएफ अधिकारी संजय अरोड़ा को जो है राकेश अस्थाना की जगह दिल्ली के अगले पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। दिल्ली का इंडिया के मैप पे लोकेशन देखें तो ये जो है छोटा सा दिल्ली है। याद रखिएगा जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ये जो है इधर जो है तीनों ओर से जो है ये हरियाणा से घिरा हुआ है और इसके जो है पूर्वी ओर पर इसकी सीमा जो लगती है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 110703। यहाँ का DLR नंबर है। 11 डिस्ट्रिक्ट है, 7 लोकसभा की सीटें, 3 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का विधानमंडल जो है एक पत्नी है, 70 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। और अगला याद रखिएगा, हाल ही में यहाँ के उपराज्यपाल कौन बने हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल की जगह जो है विनय कुमार सक्सेना बने हैं। विनय कुमार सक्सेना। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्टैटिक के तौर पर, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में भारत के पहले वर्चुअल स्कूल की शुरुआत जो है दिल्ली सरकार द्वारा ही शुरू की गई है। भारत के पहले वर्चुअल स्कूल की शुरुआत। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा पेरिस ओलंपिक 2022 में इंडिया हाउस की स्थापना की जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर का रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा जो है पेरिस ओलंपिक 2022 में इंडिया हाउस की स्थापना की जाएगी भारतीय खिलाड़ियों के लिए। और ये पहली बार जो है ओलंपिक के इतिहास में भारतीय कंपनी के द्वारा जो है ओलंपिक में जो है इंडिया हाउस की स्थापना की जा रही है। 2024 का जो है ये 33वां समर ओलंपिक्स खेला जाना है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। रिलायंस के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की जाएगी। तो रिलायंस की स्थापना जो है 1973 में की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसके MD एंड चेयरमैन कौन है, तो ये मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी। इस जो है रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा धीरूभाई अंबानी इसके संस्थापक हैं। अगला आपको याद रखना है कि 34वें, ये तो 33वें जो है समर ओलंपिक्स खेलों का आयोजन कहाँ किया जाना है, 2024 में ये किया जाना है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 34वें जो है समर ओलंपिक्स खेलों का आयोजन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, तो लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। और 35वें जो है समर ओलंपिक्स खेलों का आयोजन जो है 2032 में कहाँ किया जाएगा, तो बिस्ब्रेन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और 34वां जो है समर ओलंपिक्स खेलों का आयोजन 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13वां UEFA 2022 यूरोपीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो इसका जो राइट आंसर देगा जर्मनी की टीम को हराकर इंग्लैंड की टीम ने जो है 13वां जो है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन 2022 में यूरोपीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। किसने, इंग्लैंड की टीम ने। ये भी आपको याद रखना है। और किसको हराकर, जर्मनी की महिला टीम को हराकर। अगला एक नाम आपको याद रखना है मनीषा कल्याण का। याद रखिएगा मनीषा कल्याण जो है UEFA जो है महिला फुटबॉल चैंपियनशिप खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मनीषा कल्याण है। नेक्स्ट याद रखिएगा यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये स्थित है स्विट्जरलैंड में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पत्र सूचना ब्यूरो PIB याद रखिएगा पत्र सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रकाश को हाल ही में जो है PIB के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में FCO जो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है, तो राइट आंसर जगह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। और 2022 का जो है FCO समिट कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है कि जो है 2022 का FCO समिट कहाँ आयोजित किया गया, तो ये उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। FCO काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। याद रखिएगा इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1996 में, लेकिन लागू हुआ था 2003 में। मूल रूप से जो है इसमें मेंबर कितने थे, 5 मेंबर थे। कौन कौन से थे, तो याद रखिएगा कजाकिस्तान था। कौन कौन सा था मूल रूप से FCO का मेंबर, तो मूल रूप से था FCO का मेंबर 5 थे। मूल रूप से कितने थे, 5। पहला था कजाकिस्तान,
दूसरा था तजिकिस्तान, तीसरा था याद रखिएगा किर्गिस्तान, चौथा था रफिया और पांचवा था चीन। तो याद रखिएगा एफईओ के मूल रूप से 5 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 5 मेंबर थे। फिर याद रखिएगा 2001 में जो है उज्बेकिस्तान इसका 6वां मेंबर बना और 2017 के अस्थाना शिखर सम्मेलन में जो है भारत प्लस पाकिस्तान जो है 2017 में पूर्ण रूप से एफईओ के जो है मेंबर बने। तो याद रखिएगा एफईओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भारत मेंबर है कि नहीं है? तो है। और यदि पूछा जाए कि एफईओ का जो है भारत मेंबर कब बना था, पूर्ण रूप से सदस्य कब बना था, तो याद रखिएगा 2017 में पाकिस्तान के साथ बना था। और हाल ही में जो है एफईओ का 9वां मेंबर कौन सा बन गया है, कौन सा देश बन गया है? तो ये ईरान जो है हाल ही में एफईओ का 9वां मेंबर कंट्री बन गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और बेलारूस ने जो है एफईओ के सदस्य बनने के लिए प्रस्ताव जो है दिया हुआ है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है एफईओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है ये बीजिंग चीन में है। और इसके जो वर्तमान में महासचिव हैं वो झोंग मिग हैं इसके वर्तमान में महासचिव। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेगा एयर कम्बैट एक्सरसाइज पिंच ब्लैक युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है पिंच ब्लैक एक्सरसाइज का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। इसमें जो है 17 देश भाग लेंगे। कितने देश भाग लेंगे? 17 देश भाग लेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलियन जो है डॉलर करेंसी चलती है। और याद रखिए एंथोनी एल्बनीज जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर जगह सुरेश एन पटेल को जो है हाल ही में चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो है निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2008 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी श्वेता सिंह को जो है हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा कि परमेश्वरन अय्यर को हाल ही में जो है नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रणय कुमार को बांग्लादेश में जो है भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और रंजीत रथ को जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो है महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 में किसको सम्मानित किया जाएगा? तो कर्नाटक राज्य के स्थापना दिवस 1 नवंबर 2022 को जो है कर्नाटक के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्नाटक रत्न पुरस्कार से जो है कन्नड़ अभिनेता याद रखिएगा पुनीत राजकुमार को जो है सम्मानित किया जाएगा। और ये जो है कर्नाटक रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो है ये 10वें प्राप्तकर्ता होंगे। इन्हें मरणोपरांत जो है यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और यह घोषणा जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी के द्वारा की गई है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जो है अपना पहला अंतरिक्ष यान चंद्र ऑर्बिटर लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया ने जो है अपना पहला अंतरिक्ष यान चंद्र ऑर्बिटर लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और ये सफल हो जाने पर जो है भारत और अमेरिका के जो है अंतरिक्ष यान में शामिल हो जाएगा, जो पहले से ही परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है दक्षिण जो है कोरिया की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा सियोल। और वान यहाँ करेंसी चलती है। हाल ही में यून फुक योल जो है हाल ही में यहाँ के याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में किस देश ने अपना घरेलू स्वदेशी निर्मित जो है नूरी जो है रॉकेट लॉन्च किया है? नूरी रॉकेट। तो याद रखिएगा हाल ही में जो है दक्षिण कोरिया ने ही नूरी रॉकेट लॉन्च किया है। और हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये दक्षिण कोरिया ने ही तोड़ दिया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रमंडल खेल 2022 की कुश्ती में जो है 65 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका जो राइट आंसर जगह बजरंग पूनिया ने जो है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में जो है कनाडा के लेचलेन मैकलिन को हराकर जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, बजरंग पूनिया ने। अगला आपको याद रखना है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में
चैंपियनशिप में जो है 3 पदक जीतने वाले एकमात्र जो है भारतीय रेफलर कौन है? तो ये बजरंग पूनिया ही है। इन्हें 2015 में जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2019 में पद्मश्री पुरस्कार और राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बजरंग पूनिया को याद रखिएगा, इन्होंने 2020 में जो है इन्होंने क्या जीता था? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, किसमें? ओलंपिक्स में, समर ओलंपिक्स में। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू करेगी? तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो है पंचामृत योजना शुरू करेगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। अगला याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का मैप इंडिया के मैप पे कहाँ पास स्थित है? तो ये है जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का DLR नंबर क्या है? तो 75, 80, 31 यहाँ का DLR नंबर है। 75 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 80 लोकसभा की सीटें हैं और 31 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का विधानमंडल कैसा है? तो याद रखिएगा, यहाँ के विधानमंडल 2 सदनीय है। यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं। यहाँ विधानसभा की जो सीटें हैं 403 है। सर्वाधिक विधानसभा की सीटों वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश ही है, और सर्वाधिक विधान परिषद की सीटों वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश ही है। 100 यहाँ विधान परिषद की सीटें। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और याद रखिएगा, आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का ही शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन यदि पूछा जाए कथकली शास्त्रीय नृत्य, तो ये जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ये कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। याद रखिएगा, कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश के? तो ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। और चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ में स्थित है। अगला याद रखिएगा, जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये कहाँ स्थित है? नोएडा में स्थित है। और हाल ही में जो है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश कुशीनगर में किया गया। और जो है याद रखिएगा, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है निर्माण किया जा रहा है कहाँ? अयोध्या में। तो याद रखिएगा, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने से उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे, ठीक है ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट सचिव कौन हैं जिनके सेवा में 1 साल का विस्तार की मंजूरी दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, राजीव गौबा जो हैं वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट सचिव हैं जिनके सेवा में जो है 1 साल का विस्तार किया गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो राइट आंसर जगह रूपल चौधरी जो है विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली जो है भारतीय एथलीट बन गई है। जहां पर पहला वर्ड आ जाएगा ना दोस्तों, तो वो जो है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा कि विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में जो है ये 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बन गई है? रूपल चौधरी बन गई है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच जो है युद्ध अभ्यास नामक एक्सरसाइज का 18वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में भारत और अमेरिका की सेना के बीच जो है अक्टूबर में युद्ध अभ्यास नामक एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा। इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो 18वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। भारत और अमेरिका की सेना के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है? तो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। अगला याद रखिएगा, वज्र प्रहार एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज। अगला याद रखिएगा, कोप इंडिया एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। अगला याद रखिएगा, टाइगर ट्रम्प का एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। और मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन जो है भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका की सेना के बीच आयोजित किया जाता है। अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है। डीसी है, याद रखिएगा। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं 46वें नंबर के जो बाइडेन हैं। यहाँ के 49वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? याद रखिएगा, कमला हैरिस हैं।
हाल ही में गन कंट्रोल विधेयक कह सकते हैं बिल किस देश के द्वारा पारित किया गया है? तो ये अमेरिका के द्वारा ही पारित किया गया है। केतनजी जैक्सन जो है अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अवैध जो है महिला न्यायाधीश बन गई हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। और अगला आपको याद रखना है कि जिस प्रकार हमारे देश में अपर हाउस को मतलब उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार अमेरिका के उच्च सदन को क्या बोलते हैं? तो सीनेट बोलते हैं। सीनेट याद रखिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ के निचले सदन को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आज़ादी सेट नामक जो है उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हाल ही में इसरो के द्वारा जो है भारतीय अंतरिक्ष संस्थान के द्वारा जो है आज़ादी सेट नामक जो है उपग्रह लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह जो है यह 75 ग्रामीण स्कूलों से लाए गए 750 जो है लड़कियों के द्वारा निर्मित किया गया है। और इसरो द्वारा निर्मित जो है यह सबसे छोटा और सबसे हल्का उपग्रह है, याद रखिएगा। यह एक बड़ी चिक उपग्रह है और इसका मुख्य उद्देश्य था यह उपग्रह बनाने का कि लड़कियों का जो है एक वैज्ञानिक सोच विकसित करना अंतरिक्ष के प्रति। इसरो के द्वारा जो है इसे सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के मतलब कि सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसरो से याद रखिएगा इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसके चेयरमैन कौन है? तो एफ सोमनाथ हैं इसके चेयरमैन। और इसके याद रखिएगा संस्थापक कौन है? तो विक्रम अम्बलाल साराभाई जो हैं इसरो के संस्थापक हैं। और याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम अम्बलाल साराभाई। दूसरे जो थे MJK मेनन और तीसरे थे याद रखिएगा कौन थे? सतीश धवन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PV सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता है। वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर देगा वह है बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं PV सिंधु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अगला आपको याद रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम में इनका जो है पहला गोल्ड मेडल है। इससे पहले 2014 में इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और 2018 के गोल्ड कोस्ट में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अगला याद रखिएगा, दो बार लगातार ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये PV सिंधु ही है। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। और 2020 के कह सकते हैं कि जो है टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला याद रखिएगा, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये PV सिंधु ही हैं, पुफरला वेंकट सिंधु। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला आपको याद रखना है, गुस्तावो पेट्रो जो है किस देश के पहले राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं कोलंबिया देश के राष्ट्रपति। अगला जो राज्य है, हाल ही में कौन सा राज्य बिजली सब्सिडी देने के वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर देगा मध्य प्रदेश राज्य जो है 48,248 जो है करोड़ रुपए की जो है बिजली सब्सिडी दी है। और 48,248 करोड़ जो है बिजली सब्सिडी देने के बाद जो है मध्य प्रदेश बिजली सब्सिडी देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है राजस्थान, तीसरे स्थान पर है कर्नाटक, ठीक ना। इंडिया का मैप में देखें मध्य प्रदेश कहाँ पास स्थित है? तो इंडिया के मैप में जो है मध्य प्रदेश यहाँ पास स्थित है। मध्य भारत का एक राज्य है, याद रखेगा। और मध्य भारत का सबसे बड़ा भी राज्य है ये, ठीक है ना। अगला याद रखना है आपको, इसकी उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ, इसकी नॉर्थ वेस्ट की सीमा जो है राजस्थान के साथ, इसकी वेस्ट सीमा गुजरात के साथ, इसकी दक्षिणी सीमा जो है महाराष्ट्र के साथ, इसकी पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। 52, 29, 11 यहाँ का DLR नंबर है। 52 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 29 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें यहाँ 11 हैं।
यहाँ का विधानमंडल जो है एक सदनीय है। यहाँ केवल विधानसभा की सीटें हैं। विधानसभा की सीटें कितनी है तो याद रखिएगा कि 230 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है तो मंगोन भाई छंगन भाई पटेल यहाँ के जो है राज्यपाल हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है तो इसका जो राइट आंसर होगा अपने देश भारत में, भारत के एक राज्य तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई में जो है 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया है। और जो है चेन्नई को जो है याद रखिएगा भारत की शतरंज राजधानी भी कहा जाता है। भारत की शतरंज राजधानी किसे कहा जाता है तो भारत की शतरंज राजधानी चेन्नई को कहा जाता है। और इसका उद्घाटन जो है 44वें शतरंज ओलंपियाड का जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है मफाल रिले करके जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और इसकी जो है क्या कह सकते हैं शुभंकर क्या था तो थुम्बी था इसका शुभंकर शतरंज ओलंपियाड का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है तो राइट आंसर जगह इसका राइट आंसर जगह एल्डोस पाल जो है 17.03 मीटर जो है जंप करके इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ये भी आपको याद रखना है। और ट्रिपल जंप में जो है भारत के लिए पहली बार जो है गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम में कौन एल्डोस पाल, ठीक ना। अब्दुल्ला अबूबकर इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है 17.02 मीटर जो है जंप करके, और ये दूसरे नंबर पे थे इसी इवेंट में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है तो इसका जो राइट आंसर का हाल ही में जो है जगदीप धनखड़ को जो है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और हाल ही में भारत के 15वें जो है राष्ट्रपति कौन बने द्रौपदी मुर्मू बने हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने, इनके विपक्ष में कौन थे तो ये मार्गरेट अल्वा थे, ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले जो थे भारत के 13वें जो है उपराष्ट्रपति वो एम वेंकैया नायडू थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है तो इसका जो राइट आंसर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है। इस बैठक में जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फसल विविधीकरण और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे जो है मुद्दों पर चर्चा किया गया है। नीति की बात करें नीति आयोग की तो नीति आयोग का फुल फॉर्म जो हो जाएगा ये हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो भारत के वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। इसके उपाध्यक्ष जो हैं हाल ही में ये बने हैं सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। इसके सीईओ कौन है तो याद रखिएगा इसके सीईओ बने हैं परमेश्वरन अय्यर। काफ़ी बार यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे तो ये थे अरविंद पनगड़िया। और काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसके सीईओ पहले कौन थे तो सिंधु फ्री खुल्लर थे। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार युद्धाभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है तो इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन बी 13वां संस्करण जो है भारत और अमेरिका की सेना के बीच जो है ये वज्र प्रहार युद्धाभ्यास का 13वां संस्करण आयोजित किया गया है हिमाचल प्रदेश के बकलो में। कहाँ हिमाचल प्रदेश के बकलो में जो है ये आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक के द्वारा जो है उन्नति आवास ऋण जो है योजना शुरू की गई है तो इसका जो राइट आंसर का हाल ही में जो है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जो है यह जो है उन्नति आवास ऋण योजना शुरू की गई है। जो निम्न और मध्यम आय वाले जो व्यक्ति हैं उनको जो है 10 लाख रुपए तक का होम ऋण दिया जाएगा। इस योजना के तहत पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी तो 1894 में की गई थी। याद रखिएगा दयाल सिंह और याद रखिएगा लाला लाजपत राय इसके संस्थापक हैं। इसका हेडक्वार्टर पंजाब में नहीं है दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। अशोक कुमार गोयल जो है गोयल इसके वर्तमान में एमडी हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा तो इसका जो राइट आंसर का गांधीनगर गुजरात में जो है डिफेंस एक्सपो 2022 का जो है 12वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। और इसकी थीम क्या थी तो पाथ टू प्राइड जो है इसकी थीम रहने वाली है। अगला आपको याद रखना है डिफेंस एक्सपो जो है ये एशिया का सबसे बड़ा जो है रक्षा प्रदर्शनी है।
रक्षा प्रदर्शनी है जिसमें जो है भारत अपना स्वदेशी निर्मित जो है हथियारों को दिखाता है, और ये एशिया का सबसे बड़ा रक्षा प्रदर्शनी है। डिफेंस एक्सपो 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा कहाँ, गांधीनगर गुजरात में। 2014 तक जो है इसका आयोजन दिल्ली में किया गया, फिर 2016 में इसका आयोजन कहाँ किया गया, गोवा में, फिर 2018 का 2 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है, तो 2018 का आयोजन किया गया चेन्नई में, 2020 का आयोजित किया गया कहाँ, लखनऊ में, और 2022 का आयोजन किया जा रहा कहाँ, ये याद रखिएगा गांधीनगर गुजरात में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है गुजरात से, याद रखिएगा कि गुजरात यहाँ पर है, भारत का पश्चिमी राज्य है, याद रखिएगा, और भारत का सबसे लंबा समुद्री तटी वाला राज्य, भारत का सबसे लंबा समुद्र तटी वाला राज्य कौन सा है, तो ये याद रखिएगा ये गुजरात राज्य है। यहाँ की राजधानी गांधीनगर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं ये भूपेंद्र पटेल हैं, भूपेंद्र पटेल हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला याद रखिएगा गिरवन नेशनल पार्क, गिरवन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, एक याद रखिएगा वंफदा नेशनल पार्क, वंफदा नेशनल पार्क, और मरीन नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं, तो ये स्थित हैं गुजरात में ही स्थित हैं। अगला याद रखना है कि भारत का पहला जो है बुलेट ट्रेन स्टेशन, बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा, तो 2024 तक सूरत में बनाया जाएगा भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन। न्याय घड़ी स्थापित करने वाला, न्याय घड़ी स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये गुजरात राज्य है। और अगला याद रखिएगा, अगला क्या आपको याद रखना है, अगला याद रखना है बालिका पंचायत, बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये गुजरात ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जो है किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दीपाल आरेंजेम डफ्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तिब्बती जो है धर्मगुरु कह सकते हैं दलाई लामा को जो है मानवता की सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए जो है लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कह सकते हैं दीपाल आरेंजेम डफ्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। लद्दाख की बात करें तो इसे द लैंड ऑफ हाई पासेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं, और ऊंचे ऊंचे दर्रों के कारण जो है लद्दाख को द लैंड ऑफ हाई पासेस कहा जाता है। इसे लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, लिटिल तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो थोड़ी संस्कृति है ना वो तिब्बत से मिलती जुलती है, इसलिए लद्दाख को जो हम कहते हैं लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। अगला आपको याद रखना है यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं लद्दाख में, कौन कौन से, लेह और कारगिल। लेह जो है ये लद्दाख की राजधानी है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर से अलग करके इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, और ये जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित प्रदेश है अकॉर्डिंग टू एरिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन पूछा जाए दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। राधा कृष्ण माथुर यहाँ के उपराज्यपाल हैं, राधा कृष्ण माथुर जो है यहाँ के उपराज्यपाल हैं। हाल ही में हेमिस फेस्टिवल का आयोजन जो है, हेमिस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है, लद्दाख में ही किया गया है। लोफार फेस्टिवल का भी आयोजन कहाँ किया गया है, लद्दाख में ही किया गया है। अगला आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क है जो कि हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है, लद्दाख में ही स्थित है। कहाँ स्थित है, लद्दाख में, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अगला जो देखें तो ये है लद्दाख इंडिया के मैप में, इधर जो है काराकोरम रेंज पड़ेगा आपका, इधर तिब्बत पड़ेगा, इधर हिमाचल प्रदेश, इधर जम्मू। अगला जो है हाल ही में इस्माइल 75 पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो राइट आंसर जगह केंद्रीय सामाजिक जो है मंत्री, याद रखिएगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा जो है यह जो है भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए जो है इस्माइल 75 पहल की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान फेवेलियर डी ला लीजियन डी हुनूर से सम्मानित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हाल ही में जो है याद रखिएगा शफी थरूर, भारतीय कांग्रेस नेता जो है शफी थरूर को हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान फेवेलियर डी ला लीजियन डी हुनूर से सम्मानित किया गया है। इन्होंने 2021 में जो है फ्रेंच में एक भाषण दिया था, इसी के लिए जो है इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इमैनुअल मैक्रोन जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला आपको याद रखना है गरुना एक्सरसाइज,
डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज, ये सारी जो है एक्सरसाइज भारत और फ्रांस की सेना के बीच आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा निथन्ना बीमा योजना लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर का हाल ही में तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री जो है के चंद्रशेखर राव के द्वारा जो है निथन्ना बीमा योजना लॉन्च किया गया है। यह बुनकरों के लिए लॉन्च किया गया है। बुनकरों के लिए तेलंगाना के जो भी बुनकर हैं उनको जो है 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा इस जो है योजना के तहत, यदि उनकी जो है आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो। तेलंगाना का इंडिया के मैप पे लोकेशन देखें तो यहाँ पर स्थित है तेलंगाना। के चंद्रशेखर राव जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। 331707 यहाँ का डेलार नंबर है। 119 विधानसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा काफू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, काफू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क ये, और याद रखिएगा मृगवानी नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो याद रखिएगा ये जो है महावीर वनस्थली नेशनल पार्क भी एक याद रखिएगा तेलंगाना में ही स्थित है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में ही स्थित है। इसकी राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद को जो है मोतियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है कह सकते हैं नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये कहाँ स्थित है? तेलंगाना में ही स्थित है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा तेलंगाना में ही जो है एक याद रखिएगा बुनालू उत्सव मनाया जाता है। बुनालू उत्सव, बुनालू उत्सव, बाथाकुम्मा फेस्टिवल, बाथाकुम्मा फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये बाथाकुम्मा महोत्सव जो है तेलंगाना में ही बनाया जाता है। काकती त्यौहार, काकती त्यौहार जो है, काकती त्यौहार जो है ये भी तेलंगाना में बनाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी बर्फगांठ बनाई गई है? तो याद रखिएगा कि यह 76वीं बर्फगांठ बनाई गई है, लेकिन आज़ादी की 75वीं बर्फगांठ बनाई गई है और स्वतंत्रता दिवस की जो है 76वीं बर्फगांठ बनाई गई है 15 अगस्त 2022 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्तमान में जो है भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो वर्तमान में भारत में जो है 75 रामसर साइट हैं। सबसे पहले जो है इससे पहले 49 रामसर साइट थे, फिर जो है 5 जो है और रामसर साइट में शामिल किए गए भारतीय आर्द्रभूमियों को, तो फिर 54 हुए। फिर जो है 10 शामिल किए गए हाल ही में जो है रामसर साइट में भारतीय आर्द्रभूमियों को, तो 64 हो गए। और हाल ही में जो है 11 स्थलों को जो है रामसर साइट में शामिल हो किया गया है। तो इससे जो है भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या जो है 75 है, ये आपको याद रखना है। रामसर साइट, रामसर ये जो नाम है ये ईरान के एक शहर के नाम पर है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, यही ईरान के शहर में। याद रखिएगा 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे बनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी बनाया जाता है। भारत ने पहली बार जो है 1982 में इस रामसर कन्वेंशन में हस्ताक्षर किया था। और याद रखिएगा चिल्का झील और केवलादेव नेशनल पार्क को पहली बार रामसर साइट में शामिल किया गया था भारतीय स्थलों को, ये भी आपको याद रखना है। भारत का सर्वाधिक रामसर साइट वाला जो राज्य है तमिलनाडु है, यहाँ के 14 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया। फिर दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। अगला आपको याद रखना है, अगला आपको क्या याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वो सुंदरबन है, जो कि कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि भारत का जो सबसे छोटा रामसर साइट है वो कौन सा है? रेणुका वेटलैंड्स, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में 62 वर्ष की आयु में राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो याद रखिएगा वो प्रसिद्ध निवेशक थे और जिनका हाल ही में जो है हृदय गति के रुकने से जो है 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है मुंबई में। और ये एक प्रसिद्ध निवेशक थे। याद रखिएगा $5.8 बिलियन के साथ जो है भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। याद रखिएगा अकाफा एयरलाइंस की शुरुआत जो है, अकाफा एयरलाइंस की शुरुआत इनके द्वारा ही शुरू की गई थी हाल ही में अगस्त 2022 में, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि इन्हें जो है भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता था, वॉरेन बफेट भी कहा जाता था, याद रखिएगा। और किंग ऑफ बुल मार्केट कहा जाता था, किंग ऑफ बुल मार्केट कहा जाता था। इन्हें बिग बुल के नाम से भी जाना जाता था, और ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जो है EWF छात्रों के लिए चिराग योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हाल ही में जो है हरियाणा राज्य सरकार ने ऐसे EWF छात्र जिनके परिवार की जो है कह सकते हैं वार्षिक आय 1.80 से कम है, लाख से कम है, तो ऐसे परिवारों के बच्चों को जो है फ्री में जो है प्राइवेट स्कूलों में जो है शिक्षा दिलाई जाएगी। तो इसके लिए जो है EWF छात्रों के लिए चिराग योजना हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू की है। इंडिया के मैप पे हरियाणा का मैप देखें तो इंडिया के मैप पे हरियाणा का मैप जो है
ये स्थित है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं। यहाँ के जो क्या सकते हैं राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। सुल्तानपुर और कालेफर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर और कालेफर नेशनल पार्क, कालेफर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में ही स्थित है। अगला याद रखना है क्या आपको कि जो है एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल हाल ही में इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? अमृता हॉस्पिटल नाम है इसका हॉस्पिटल का उद्घाटन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फरीदाबाद जो है हरियाणा में किया गया है। 133 एकड़ जो है ज़मीन में फैला हुआ है। 2600 बेड हैं इस हॉस्पिटल में। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। 6000 करोड़ रुपए की लागत राशि से बनाया गया है, ठीक है ना। और अगला याद रखिएगा, भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ लगाया गया है? तो भारत का पहला ग्रेन एटीएम जो है यह हरियाणा में ही जो है स्थापित किया गया है। भारत का पहला हेली हब कहाँ बनाया गया है? तो ये हरियाणा में ही बनाया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीरियड प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर का हाल ही में जो है पीरियड प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश स्कॉटलैंड बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला याद रखिएगा, स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, और याद रखिएगा एडिनबर्ग यहाँ की राजधानी है। और अगला आपको याद रखना है कि यहाँ की जो करेंसी चलती है पाउंड स्टर्लिंग चलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर का बिहार राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। अब यहाँ के किसानों को जो भी मिथिला मखाना की जो है खेती करते हैं और या कि जो भी किसान हैं तो उनको जो है अपने इस मिथिला मखाना का जो है वाजिब दाम और प्रीमियम जो है दाम पा सकते हैं, ठीक है ना। एक बार किसी भी वस्तु को जो है जीआई टैग मिल जाने के बाद कोई भी इस वस्तु के नाम की दूसरी चीज़ नहीं बेच सकती है। मतलब कि यदि मिथिला मखाना जो है मिथिला मखाना के नाम से कोई ओरिजिनल वस्तु बेचता है तो उसी की वस्तु मान्य होगी, वरना यदि कोई मिथिला मखाना के नाम से जो है गलत वस्तुएं बेचता है तो उसको जेल भी हो सकती है। और ये जीआई टैग जो है 10 सालों के लिए वैध होता है। अगला याद रखिएगा, जीआई टैग पहली बार जो है दार्जिलिंग की चाय को भारत में दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था पहली बार, जो कि पश्चिम बंगाल में है। याद रखिए कब दिया गया था? तो 2004 के लगभग दिया गया था। सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है, ठीक है ना। बिहार जो है इंडिया के मैप पे यहाँ पास स्थित है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार है। राजधानी पटना है। अगला याद रखना है आपको, यहाँ के जो राज्यपाल हैं फागू चौहान है, ठीक है ना। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में ही स्थित है, ठीक है ना। अगला जो है, हाल ही में किस राज्य ने दही हांडी को अपना आधिकारिक खेल का दर्जा दिया है? तो राइट आंसर का हाल ही में जो है महाराष्ट्र राज्य में, उत्तर प्रदेश को कट करके कर लीजिएगा, महाराष्ट्र राज्य ने हाल ही में दही हांडी को अपना आधिकारिक एक खेल का दर्जा दिया है कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। और इसमें जो है प्रो हांडी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा इस अवसर पर, जिसमें जो है गोपालों को जो है इस प्रो हांडी प्रतियोगिता में भाग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उसमें इनको बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा। और इसमें जो है एक जो है गोपाल एक को जो है एक खेल के क्षेत्र में जो है नौकरी देने के लिए भी जो है वादा किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र का इंडिया के मैप पे लोकेशन जो है यहाँ पास स्थित है महाराष्ट्र, उत्तरी सीमा जो है मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ, दक्षिणी सीमा कर्नाटक के साथ, और नॉर्थ जो है कह सकते हैं साउथ ईस्ट की सीमा तेलंगाना के साथ, और इसकी ईस्ट वाली सीमा जो है छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। यहाँ के हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे। भगत सिंह कोश्यारी जो हैं यहाँ के वर्तमान में जो है कह सकते हैं राज्यपाल हैं। और मुंबई यहाँ की समर कैपिटल और नागपुर यहाँ की जो है विंटर कैपिटल है। और मुंबई में ही स्थित है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और नागपुर में स्थित है, याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से याद रखिएगा। अगला याद रखिएगा चंदौली नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, और नवेगांव नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है? मुंबई में ही स्थित है, ठीक है ना। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर का विजय शेखर शर्मा को हाल ही में पेटीएम के जो है एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। विजय शेखर शर्मा याद रखिएगा, ये पेटीएम के संस्थापक भी है, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा,
किफ़न GF9, ये मैं फिर से लिख देता हूँ, किफ़न GF9, किफ़न GF9, ये मेरी इंस्टा आई डी है। यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉच।